हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एक मेडिकल स्टूडेंट और मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ बिकॉज़ जब भी मैं पढ़ाई करती हूँ और मुझे कोई स्टडी पार्टनर नहीं मिलता तो मैं अपने पढ़े हुए चीज़ों को बार बार भूल जाती हूँ। सो आई जस्ट थॉट कि मैं पढ़ूँगी और थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर लूँगी तो वो मेरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी और मे बी वो आपको भी हेल्प करें। तो आज मैं पढ़ रही थी कि क्लोमिफेन सिट्रेट और लेट्रोजोल हम दोनों ही यूज़ करते हैं ओवुलेशन इंडक्शन के लिए। ठीक है, ओवुलेशन इंडक्शन या फिर ओवुलेशन स्टिमुलेशन के लिए। अब क्लोमिफेन सिट्रेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और लेट्रोजोल का क्या है और क्यों मल्टीफॉलिकुलर ग्रोथ क्लोमिफेन सिट्रेट में ज़्यादा होता है और देयर आर मोर चांसेस ऑफ मोनोफॉलिकुलर ग्रोथ इन केस ऑफ लेट्रोजोल। तो जब हम क्लोमिफेन सिट्रेट देते हैं, वन सेकेंड, ओके, जब हम क्लोमिफेन सिट्रेट देते हैं, ठीक है, क्लोमिफेन सिट्रेट एंड देन नेक्स्ट इज लेट्रोजोल। अब क्लोमिफेन सिट्रेट इज SERM एंड लेट्रोजोल इज एरोमेटेज इनहिबिटर। तो SERM क्या है? एस्ट्रोजन रिसेप्टर पे ये एक्ट करता है और ये इसका एक्शन जो होता है एस्ट्रोजन रिसेप्टर पे वो सेलेक्टिव होता है। दैट मीन्स आपके बॉडी में कुछ टिश्यू पे ये एगोनिस्टिक एक्शन शो करेगा और कुछ पे ये एंटागोनिस्टिक एक्शन शो करेगा। एगोनिस्टिक आपका ये हाइपोथैलेमस पे, पिट्यूटरी पे और ओवरी पे करता है। एंटागोनिस्टिक आपके यूट्रस पे और सर्विक्स पे करता है। अब होता क्या है कि क्लोमिफेन सिट्रेट का जो स्टेरॉयड कॉन्फ़िगरेशन होता है ये बहुत सिमिलर होता है एस्ट्रोजन के। तो इसलिए ये बॉडी में कहीं भी एस्ट्रोजन रिसेप्टर होता है जाके उससे ये बाइंड कर लेगा। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन रिसेप्टर को लगेगा कि ये एस्ट्रोजन है, क्योंकि उसका स्टेरॉयड कॉन्फ़िगरेशन इससे सिमिलर है। तो जब वो यहाँ जाके उससे बाइंड कर लेगा तो बॉडी को सेंस होता है कि एस्ट्रोजन की कमी हो गई है। सारे रिसेप्टर्स तो ऑलरेडी बाउंड है ना? तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से बोलता है कि तुम LHFSH को रिलीज करो और यही हमें चाहिए। FSH के एक्शन पे ओवरी में जो फॉलिकल्स हैं उनका ग्रोथ होता है और डोमिनेंट फॉलिकल्स बनते हैं, ठीक है, और फिर होगा ओव्यूलेशन। अब यहाँ पे होता क्या है, इसने ओवरी पे इसने FSH निकाला, FSH आपके ओवरी पे एक्ट कर रहा है, ओवरी पे फॉलिकल्स ग्रो हो रहे हैं। जब फॉलिकल्स ग्रो होते हैं तो वो ओवरी से क्या निकलता है, फॉलिकल से उससे निकलता है एस्ट्रोजन। अब ये एस्ट्रोजन जब ज़्यादा हो जाता है तो वो अपना नेगेटिव फीडबैक लगाता है पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस पे। पर कैसे लगाएगा? यहाँ तो सारे एस्ट्रोजन रिसेप्टर ऑलरेडी बाउंड है क्लोमिफेन सिट्रेट से, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम ही नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे FSH ज़्यादा टाइम के लिए रिलीज होता है और इसीलिए एक फॉलिकल्स ना होके जो फॉलिकल्स लेस सेंसिटिव हों FSH के लिए वो भी ग्रो कर जाते हैं एंड दैट लीड्स टू मल्टी फॉलिकुलर ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल्स। अब यहाँ जब हमने ट्रिगर दिया तो फिर अब यहाँ रिस्क OHSS का ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लेट्रोजोल। और यहाँ पे जब प्रेगनेंसी होती है तो मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लेट्रोजोल का क्या है? ये है एरोमेटेज इनहिबिटर। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये नहीं है, इट्स नॉट गोइंग टू एक्ट ऑन एस्ट्रोजन रिसेप्टर, ठीक है। अब आपने कोलेस्ट्रॉल वाली साइकिल पढ़ी होगी, है ना, एक भयानक सी साइकिल है और उसके लास्ट स्टेप पे होता है कि एंड्रोस्टीन डायन एंड टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोस्टीन डायन कन्वर्ट होता है स्टोन में और टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है एस्ट्राडायोल में, किसके एक्शन में? एरोमेटोज एरोमेटेज। अब लेट्रोजोल आके इसको कर लेता है इनहिबिट, इट्स एन एरोमेटेज इनहिबिटर, इसको इनहिबिट कर लिया। अब ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो रही, ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा, एस्ट्रोजन की कमी हो गई। अब एस्ट्रोजन की जब कमी होगी तो वो भैया पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस बोलेगा कि आप LHFSH रिलीज करो, क्योंकि एस्ट्रोजन कम है बॉडी में, तो FSH रिलीज होगा। जब FSH रिलीज होगा तो ये आपके फॉलिकल्स में फॉलिकल्स की ग्रोथ कराएगा, ठीक है। अब फॉलिकल्स की जब ग्रोथ होगी तो इन फॉलिकल्स से निकलेंगे एस्ट्रोजन और ये एस्ट्रोजन जाके वापस पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस पे नेगेटिव फीडबैक लगाएगा और यहाँ पे एस्ट्रोजन रिसेप्टर बाउंड नहीं है क्योंकि यहाँ पे इधर कुछ काम नहीं हो रहा है ना, एस्ट्रोजन रिसेप्टर से कोई लेना देना नहीं है, तो नेगेटिव फीडबैक लगेगा और FSH का रिलीज कम हो जाएगा। तो इसीलिए लेट्रोजोल जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें मोनोफॉलिकुलर ग्रोथ होता है और उसमें OHSS और प्रेग्नेंट मल्टीपल प्रेगनेंसी के रिस्क कम होते हैं।